नमस्कार दोस्तों आपने एक गाना ज़रूर सुना होगा। फिल्म का नाम था पतंगा और सन था 1949। शमशाद बेगम थी गायिका और गाने के बोल थे, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, कि तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। तो ये जो रंगून का मामला है, आपने हालिया न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि रंगून, जिसे अभी हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहाँ पर सियासी पारा काफ़ी गर्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सेना थी उसने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को या हटा दिया है या तख्ता पलट कर दिया है। तो आज हम इसी पूरे मुद्दे को कवर करेंगे, मिलिट्री कोप इन म्यांमार या म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट। ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा जो टॉपिक है म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट, ये किसी एक सब्जेक्ट से रिलेट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहली बात, अगर म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है तो ये पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन का भी मामला हो जाता है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, सैन्य सरकार क्या होती है। दूसरी तरफ, चूंकि जो म्यांमार है वो भारत का सीमावर्ती देश है, तो इसका मतलब ये भारतीय सुरक्षा का मामला भी हो जाता है। ठीक है। और किसी भी घटना का, अगर किसी भी घटना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ना हो तो ऐसा संभव नहीं है, तो ये इतिहास का भी विषय हो जाता है। तो ये जो पूरा टॉपिक है, इसे जो मैंने माइंड मैप डिज़ाइन किया है वो 5-6 सब टॉपिक हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे कि आखिर किस संदर्भ में हम इस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, हम म्यांमार का इतिहास समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा, जो म्यांमार की इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो आंतरिक वहाँ की राजनीति है, जिसमें सेना और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के बीच अक्सर मतभेद होते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो म्यांमार में मिलिट्री कोप हुई है या सैन्य तख्ता पलट हुआ है, इसके संदर्भ में जो वैश्विक समुदाय है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि म्यांमार के संदर्भ में या म्यांमार के संदर्भ में भारत की जो रणनीतिक कूटनीतिक स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। दूसरा, अंतिम जो हम देखेंगे कंक्लूजन, कि भारत को अभी जो सैन्य तख्ता पलट हुआ है इसके संदर्भ में क्या नीति अपनानी चाहिए। तो चलिए इस पूरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही सब कुछ लिख के रखा है, जिससे लिखना ना पड़े और समय की बचत की जा सके। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे कि प्रसंग क्या है, क्यों हम इस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कॉन्टेक्स्ट की, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये मिलिट्री कोप या सैन्य तख्ता पलट होता क्या है। तो अगर हम मिलिट्री कोप की बात करें या सैन्य तख्ता पलट की बात करें, या मोटे तौर पर हम तख्ता पलट समझें कि ये आखिर है क्या, तो जब लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अवैध रूप से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं तख्ता पलट। और जब ये काम सेना द्वारा किया जाए तो उसे बोलेंगे सैन्य तख्ता पलट। फिर से बोल रहा हूँ, जब लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से सत्ता से हटा दिया जाए या बर्खास्त कर दिया जाए, तो उसे हम बोलते हैं तख्ता पलट। लेकिन जब ये तख्ता पलट सेना द्वारा किया जाए तो हम उसे बोलते हैं सैन्य तख्ता पलट। तो म्यांमार में क्या हुआ है कि अभी सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी उसको हटा दिया है। अब हम समझेंगे दूसरा जो सब टॉपिक है कि आखिर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या लोकतांत्रिक सरकार से क्या अभिप्राय है या इसके क्या मायने हैं। तो अगर हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करें तो एक ऐसी सरकार जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता के लिए कानून बनाए या शासन चलाए, तो उसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसे भारत, अमेरिका। तो इसमें क्या है कि जो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती हो, चाहे जनता विधायक को चुनती है या सांसद को चुनती है, ये दोनों जाकर, विधायक विधानसभा में, सांसद संसद में जाकर क्या करता है? कानून बनाता है। तो लोकतांत्रिक सरकार का मतलब कि जनता द्वारा चुनी हुई लोग जनता के लिए शासन चलाएं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगी, जो जनता की भूमिका होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब अगर हम म्यांमार में सैन्य शासन की बात करें तो म्यांमार में क्या हुआ है,
जो वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार थी उसकी प्रमुख थी आंग सान सू की। तो सेना ने क्या किया है, उस सरकार को बर्खास्त कर दिया है और एक वर्ष के लिए यहाँ पर क्या लगा दिए, 1 ईयर की इमरजेंसी लगा दी है। सेना ने पहली बात क्या किया कि वहाँ की जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी उसको हटा दिया है अवैध रूप से। दूसरी चीज, उस लोकतांत्रिक सरकार के जो भी प्रमुख नेता थे या उनकी जो प्रमुख थी आंग सान सू की, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया है बिना किसी ठोस सबूत के। तीसरी चीज, 1 साल के लिए आपातकाल या इमरजेंसी लगा दी है। तो हम इस मुद्दे को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि जो म्यांमार है वो भारत का सीमावर्ती देश है, इसलिए अगर वहाँ की परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन आता है तो हम अगर जिस सब्जेक्ट को हम आईआर या इंटरनेशनल रिलेशनशिप कहते हैं उसके संदर्भ में उसका कुछ ना कुछ प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट या प्रसंग समझ लिया कि आखिर हम इस मुद्दे को क्यों कवर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो हमको देखना है वो देखना है म्यांमार का इतिहास। हम क्या देखेंगे इस स्लाइड में? इस स्लाइड में हम देखेंगे कि आखिर ये म्यांमार का इतिहास क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी भी घटना को यदि समझना हो तो आप यदि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चले जाइए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाइए, तो आप उस घटना को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उसकी बेहतर व्याख्या कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये जो पूरा टॉपिक डिज़ाइन किया है इसमें इतिहास को भी शामिल कर लिया है। जैसे अगर हम इतिहास की बात करें तो आपको पता होगा कि 1947 के पहले भारत पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण था। तो जब भारत पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण था उसी समय जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश भारतीय सरकार थी उसने बर्मा से युद्ध लड़े, यानी जिसे अभी हम म्यांमार कहते हैं उसे भूतकाल में या पास्ट में क्या बोलते थे? बर्मा बोलते थे। तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट और तत्कालीन जो म्यांमार या बर्मा था उसके बीच इतिहास में 3 युद्ध हुए हैं, जिसे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर, सेकंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर और थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर के नाम से जानते हैं। जिसमें पहला जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था वो 1824 में हुआ था और 26 तक चला था। दूसरा 1852 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और इसी 1885 में एओ ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। तो अब हम दूसरा जो देखेंगे कि जो ये तीसरा युद्ध था 1885 वाला, इस समय जो भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। तो इस युद्ध के बाद 1885 वाले तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात म्यांमार को भारत में शामिल कर लिया गया था। यानी म्यांमार अब कोई पृथक राष्ट्र नहीं बचा था, उसको भारत में शामिल कर लिया गया था। या हम बेहतर ढंग से कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि म्यांमार को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इतिहास फिर अपनी करवट बदलता है और सन आता है 1935, जिसमें भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित होता है। और इसके माध्यम से क्या किया जाता है? इसके माध्यम से बर्मा, जिसे अभी हम म्यांमार कहते हैं, इसको भारत से अलग कर दिया जाता है, यानी फिर से बर्मा एक राष्ट्र बन जाता है। ठीक है, लेकिन यद्यपि बर्मा 1935 में ब्रिटिश इंडिया से अलग होता है, लेकिन अंग्रेजों का नियंत्रण बर्मा पर बना रहता है। तो अंग्रेज उसे स्वतंत्र नहीं करते हैं बर्मा को। तो यहाँ पर क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने बर्मा को भारत से पृथक कर दिया या अलग कर दिया। ठीक है ना, लेकिन बर्मा को स्वतंत्रता नहीं प्रदान की थी। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके 1 वर्ष बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया? 1948 में बर्मा को भी स्वतंत्रता प्रदान कर दी। क्यों प्रदान की? इसकी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज या ब्रिटेन क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल थी, जिससे उनके संसाधनों का बहुत ही ह्रास हो गया या उनके संसाधनों में कमी हो गई। तो कुछ ऐसे क्षेत्र जिस पर अब आर्थिक
या सैनिक रूप से वो इतने सबल नहीं रह गए थे जिन पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके। इसीलिए उन्होंने भारत के साथ साथ 1948 में बर्मा को भी मुक्त कर दिया। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बर्मा भारत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से अलग हुआ, लेकिन ब्रिटेन से उसको स्वतंत्रता कब मिली थी? 1948 में मिली थी। लेकिन शुरुआत में तो ऐसी बातें हुई कि बर्मा लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत कार्य करेगा आगे, या लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होगी बर्मा में। लेकिन शीघ्र ही जो ऐसी विचारधाराएं थी वो धूमिल होने लगी। क्यों? क्योंकि 1962 में क्या हुआ, बर्मा में सैन्य शासन स्थापित हो गया। यानी 1962 में जो बर्मा की सेना थी उसने तख्ता पलट कर दिया और वो सैन्य शासन 1962 में स्थापित हुआ था और कब तक बना रहा? 2011 तक बना रहा। तो जो 2021 या वर्तमान वाला जो मिलिट्री कोप या सैन्य तख्ता पलट है, ये बर्मा का तीसरा सैन्य तख्ता पलट है। इस बात को गौर करिएगा। अब जब बर्मा में सैन्य शासन चल रहा था 62 से लेकर 2011 तक चला, तो 2008 में एक ऐसी बातें होने लगी सेना के अंदर ही। सेना की ये अपनी ही प्रतिक्रिया थी। सेना ने खुद सोचा, वहाँ की सैन्य शासन ने सोचा कि हमारा मुख्य उद्देश्य तो सत्ता में बने रहना है, तो वो हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे सेना ने सोचा 2008 में कि चलिए एक संविधान बनाते हैं, ठीक है। और संविधान के माध्यम से उन्होंने क्या किया? संविधान के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी जो सैन्य शासन पहले तानाशाही चला रहा था, 2008 में उसने कहा कि हम एक बर्मा का संविधान बनाएंगे। यद्यपि इससे पहले भी संविधान बनाने के प्रयास हो चुके थे, लेकिन सैन्य शासन के अंतर्गत 2008 में ये बातें उठने लगीं कि सेना ने कहा कि हम संविधान बनाएंगे और चुनाव करवाएंगे। तो बड़ी खुशी हुई वैश्विक जो देश थे उनको, दुनिया भर के जो भी देश थे, कि शायद अब बर्मा जो है फिर से लोकतंत्र की ओर जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यांमार 2008 में जो म्यांमार का संविधान बनाया गया, इसमें जो 25% सीटें थी वो सैन्य अधिकारियों के लिए रिजर्व कर दी गई। यानी चुनाव होगा तो चुनाव किसके लिए होगा? 75% सीटों के लिए होगा। और ये जो 25% सीटें थी, ये जो बर्मा की सेना के प्रमुख सैन्य अधिकारी थे उनके लिए आरक्षित कर दी गई, रिजर्व कर दी गई। प्लस जो मेन या मुख्य मंत्री पद थे वो रिजर्व कर दिए गए, किसके लिए? बर्मा की सेना के लिए। यानी हम कहें कि जो मुख्य मंत्री पद थे वो किसके लिए नियुक्त कर दिए गए, या नियुक्त कहना नहीं उचित है, आरक्षित कर दिए गए। तो वो बर्मा की सेना ने अपने लिए संविधान के माध्यम से आरक्षित कर दिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सेना ने स्वयं ये फैसला किया कि अब सेना जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़ेगी। तो इतनी बातें हमने कवर कर ली है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते इतिहास के तहखाने में जाते हैं। तो जब हम फिर इतिहास के तहखाने में जाएंगे तो हम आगे एक दो चीज़ें देखेंगे। जैसे, एक मिनट, चलिए। तो हमने अभी तक क्या बात की कि जो म्यांमार की सेना थी उसने क्या किया? संविधान बनाया, 25% सीटें सैन्य अधिकारियों के लिए आरक्षित की। प्लस क्या किया कि जो मुख्य मंत्री परिषद थे, या सॉरी जो मुख्य मंत्री पद थे उनको क्या किया? सेना के लिए रिजर्व कर दिया या आरक्षित कर दिया। इसी जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसी के आधार पर म्यांमार में अब चुनाव होंगे। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर म्यांमार में चुनाव हुए थे, उनकी जरा सी बात कर लेते हैं। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर म्यांमार में चुनाव हुए थे और उन चुनावों में सेना के विपरीत एक फैसला रहा जनता का, उसको देखते हैं। 2008 वाले संविधान के अनुसार 2015, ठीक है ना, 2015 में एक चुनाव हुए थे और चुनाव में दो पार्टी थी। एक तो थी सेना की पार्टी यूएसडीपी और इसके खिलाफ खड़ी हुई थी एनएलडी। तो ये जो पार्टी थी यूनियन सॉलिडेरिटी डेवलपमेंट पार्टी, ये कौन सी थी? ये मिलिट्री पार्टी थी, सैन्य या आप कह सकते हो पार्टी थी। और जो ये एनएलडी थी इसका नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी
और इसकी प्रमुख कौन थी? आंग सान सू की। अब 2015 में जब चुनाव हुआ 2008 के संविधान के अनुसार, तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी चुनाव जीत गई और जो सरकार बनी उसकी प्रमुख कौन बनी? आंग सान सू की बनी। ठीक है ना। तो धीरे धीरे शासन चलने लगा, लेकिन इस 25% सीटें किसके पास थी? सेना के पास थी। तो ये कार्यकाल जब खत्म हुआ तो 2020 में क्या हुआ? एक तो कोविड आया, दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम ये रहा कि इस कोविड के साथ साथ म्यांमार में चुनाव भी हुए, और दूसरा जो चुनाव हुआ उसमें एनएलडी को बोला जाता है कि कुल देश की जो भी सीटें थी 82% सीटें मिल गई, या 82% वोट मिला किसको? एनएलडी को, जिसका पूरा नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो अब ये हुआ कि सेना पहले तो यहाँ पर अपना हाल देख चुकी थी 2015 के चुनाव में कि हम चुनाव हार गए हैं लोकतांत्रिक तरीके से। फिर 2020 में सेना ने देखा कि बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, और आंग सान सू की जो वहाँ की सरकार की प्रमुख थी, उनकी जो पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसको बहुत ज़्यादा वोट मिला है। तो 2021 में क्या हुआ कि इसी सेना ने सैन्य तख्ता पलट कर दिया, मिलिट्री कोप या सैन्य तख्ता पलट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया, सैन्य तख्ता पलट कर दिया, यानी लोकतांत्रिक रूप से जो आंग सान सू की गवर्नमेंट थी, ये चुनी गई थी, इसको इन्होंने अवैध तरीके से हटा दिया। और इन्होंने क्या कहा? कहा कि इस चुनाव में, ये जो 2020 वाला चुनाव था, इसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, और इसलिए हम ये सैन्य तख्ता पलट कर रहे हैं। पहली बात तो ये मान नहीं रहे हैं कि ये सैन्य तख्ता पलट है, ठीक है ना। म्यांमार की सेना कह रही है कि हम जो संवैधानिक या कानूनी मूल्य हैं उनकी रक्षा के लिए सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं, हटा रहे हैं। खैर, वो कुछ भी कहें, जो वास्तविक अर्थ है वो समझना ज़रूरी है। 2021 में म्यांमार की सेना ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई आंग सान सू की गवर्नमेंट को हटा दिया है और देश में 1 साल का आपातकाल लगा दिया है बिना किसी ठोस सबूत के। इन्होंने कहा कि इस 2020 वाले चुनाव में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये पूरा इतिहास रहा म्यांमार का। अब जो हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा आगे की घटनाओं को। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब अगर आपको इस टॉपिक को समझना है, म्यांमार्स पॉलिटिक्स, या हम कहें म्यांमार्स इंटरनल पॉलिटिक्स, म्यांमार की जो आंतरिक राजनीति है वो कैसी है। क्यों? क्योंकि बाहर से आप तभी फैसला कर सकते हो जब आपको वहाँ की राजनीति, वहाँ की अर्थव्यवस्था या वहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चले, तो किसी देश या क्षेत्र या स्थान के बारे में फैसला करना बहुत आसान हो जाता है। तो पहली बात, जुंटास डबल स्टैंडर्ड या जुंटा का दोहरा मापदंड। अब ये क्या है? पहले तो ये समझ लीजिए जुंटा गवर्नमेंट होती क्या है, या ये जो जुंटा लिखा है इसका मतलब क्या होता है। सामान्य रूप से सैन्य शासन को ही जुंटा गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य रूप से सैन्य शासन को जुंटा गवर्नमेंट कहते हैं। और ये यहाँ पर लिखा गया है कि जो म्यांमार का सैन्य शासन है उसका दोहरा मापदंड है। दोहरा मापदंड क्यों है ये समझ लेते हैं। पहले इन्होंने कहा कि चुनाव करवाइए, इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। जब चुनाव हुआ तो पराजय हो गई, और जब पराजय हो गई तो क्या किया इन्होंने? लोकतांत्रिक रूप से जो सरकार चुनी गई थी उसको बर्खास्त कर दिया। लोकतांत्रिक रूप से जो सरकार चुनी थी उसको बर्खास्त कर दिया और फिर से सैन्य शासन लागू कर दिया। तो डबल स्टैंडर्ड दिखाई पड़ता है म्यांमार का जो सैन्य शासन है उसका। क्यों? क्योंकि एक बार आप खुद कह रहे हो कि चुनाव कराओ, और जब चुनाव होता है आपकी हार हो जाती है तो आप कहते हो कि ये चुनाव क्या है, ये भ्रष्टाचार हुआ है इस चुनाव में, इसलिए हम हारे, व्यापक तौर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जो हमारी हार का प्रमुख कारण है। तो ऐसा अक्सर होता है कि आप मैच खेलने जाते हो और जब मैच में आप आउट हो जाते हो तो आप बल्ला लेके भाग आते हो, कहते हो बैट मेरा है। तो वैसा ही यहाँ पर कौन कर रहा है? जुंटा गवर्नमेंट या सैन्य शासन कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि दूसरा जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो क्या है? रोहिंग्या मैशकेयर या रोहिंग्या नरसंहार। 2020 का जो चुनाव था, ठीक है, बिफोर द इलेक्शन ऑफ 2021, बिफोर 2021 या सॉरी बिफोर द इलेक्शन ऑफ 2020, 2020
20 के चुनाव के पहले म्यांमार की जो सेना थी, इन्होंने क्या किया था, जो आर्मी थी, इन्होंने क्या किया था, आतंकवाद के नाम पर जो ये रोहिंग्या समुदाय था या मुस्लिम लोग जिन्हें हम रोहिंग्या जानते हैं, रोहिंग्या के नाम से जानते हैं, इनका भीषण नरसंहार किया था। और कारण क्या बताया था, बोला था कि हम अपने देश में क्या कर रहे हैं, आतंकवाद को ख़त्म कर रहे हैं या आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि सेना ने क्या किया, रोहिंग्या जो कि मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका क्या किया, भीषण तौर पर या व्यापक तौर पर उनका नरसंहार किया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि 7 लाख, एक सरकारी आंकड़ा है, 7 लाख से जो अधिक रोहिंग्या थे उनको 7 लाख से जो अधिक रोहिंग्या थे उनको म्यांमार छोड़कर आसपास के देशों में शरण लेनी पड़ी, जिसमें पहला नाम आता है बांग्लादेश का, फिर नाम आता है भारत का। तो जो वहाँ की जो आर्मी है, इसका एक ये भी बहुत बड़ा अपराध है कि इन्होंने रोहिंग्या के ऊपर अत्याचार किए। तीसरा, अगर हम उसको समझने का प्रयास करें कि म्यांमार की आंतरिक राजनीति क्या है, तो जो म्यांमार का समाज है, कोई भी ऐसा समाज, आप दुनिया का कोई भी देश उठाकर देख लीजिए, अगर कोई ऐसा समाज है जिसमें बहुत ज़्यादा जाति या धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उसमें एक विभाजन पाया जाता है या उस समाज को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलता है भारत और पाकिस्तान का विभाजन। हमने स्वतंत्रता के लिए 7 साल लड़ाई करना शुरू किया, लेकिन 1947 आते आते मतभेद इतने बढ़ गए कि धर्म के आधार पर विभाजन हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं म्यांमार की जो कम्युनिटी है वहाँ पर इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है। दरअसल म्यांमार की अगर हम कम्युनिटी देखें तो वहाँ पर एक तो मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक समुदाय कौन है? अगर हम बहुसंख्यक की बात करें तो जो बहुसंख्यक हैं वो बर्मन लोग हैं, ठीक है ना। और जो दूसरा हम माइनॉरिटीज़ की बात करें, माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यक की बात करें तो और भी बहुत लोग हैं, जैसे रोहिंग्या या और भी बहुत जातियां या धर्म के लोग हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो मेन जो हमको देखना है वो बर्मन लोगों को देखना है। तो ये जो बहुसंख्यक लोग हैं और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इनमें सामाजिक तौर पर गहरा डिवीज़न मिलता है या विभाजन मिलता है। यानी जो म्यांमार के बहुसंख्यक बर्मन लोग हैं और अल्पसंख्यक और भी बहुत जातीय धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनमें एक बड़ा विभाजन मिलता है सामाजिक तौर पर। अब होता क्या है कि किसी देश में जो भी अल्पसंख्यक होते हैं वो एक मजबूत गवर्नमेंट के पक्षधर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यकों के मन में ये बात होती है कि यदि एक मजबूत केंद्र आ गया तो सीधी सी बात है, मजबूत केंद्र के आने का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो बहुसंख्यक निभाता है कि किसी एक गवर्नमेंट को या किसी एक पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट देता है, जिससे मजबूत केंद्र बन जाता है। और जब मजबूत केंद्र आएगा इस पार्टी मतलब बर्मन लोगों के बहुसंख्यक वर्ग जो है उसके सहयोग से, तो सीधी सी बात है वो इनको प्रसन्न करने का प्रयास करेगा, खुश करने का प्रयास करेगा। तो इनको कैसे खुश किया जा सकता है? इनके खिलाफ जाकर या कुछ ऐसी नीतियां बनाकर जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को लगे कि हमारा शोषण हो रहा है या सत्ता हमारे खिलाफ काम कर रही है। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो स्ट्रांग गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। यानी अल्पसंख्यक समझता है, या हम ये कहें कि अल्पसंख्यक समुदाय मजबूत केंद्र के खिलाफ होता है कि केंद्र में बहुत ज़्यादा मजबूत पार्टी ना बने। क्यों? क्योंकि मजबूत पार्टी जब बनती है तो वो अकेले दम पर फैसला लेने में समर्थ होती है, और इनके मन में हमेशा ये डर होता है कि जो यदि वो अकेले फैसला लेने में समर्थ है तो ऐसा ना हो कि वो हमारे खिलाफ फैसला ले लें। इसलिए म्यांमार का जो समाज है उसमें व्यापक विभाजन देखने को मिलता है। अब जो वर्तमान में मिलिट्री कूप है या सैन्य तख्ता पलट है, इसमें जो ये बर्मन लोग हैं ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी आंग सान सू की जो पार्टी है उसको सपोर्ट दे रहे हैं। मतलब अभी तो ये वर्तमान रूप से एनएलडी के पक्ष में है, यानी म्यांमार में व्यापक तौर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, धरने चल रहे हैं कि एनएलडी के जो प्रमुख नेता हैं उसमें उस सरकार की जो प्रमुख आंग सान सू की हैं उनको भी मुक्त किया जाए। तो अब क्या हो रहा है,
अभी तो बर्मन लोग इनके साथ हैं, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। दूसरी चीज़ जो है कि जो ये बहुसंख्यक या बर्मन लोग हैं, ये बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैसे आपने देखा होगा बौद्ध धर्म में अहिंसा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, अहिंसा के मूल्य को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए हम देखते हैं चूँकि ये बुद्धिज्म फॉलोअर हैं या बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए ये उम्मीद करना तार्किक नहीं प्रतीत होता है कि ये लोग व्यापक तौर पर प्रदर्शन करेंगे या एनएलडी आंग सान सू की जो पार्टी है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई जो सरकार है, उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे या हिंसक प्रदर्शन करेंगे, ऐसा लगता नहीं है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई म्यांमार की। अब फिर नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, तो हम देखेंगे फॉरेन इंटरफेरेंस यानी विदेशी हस्तक्षेप। यद्यपि आज़ाद होने के बाद से 1948 में, अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद से वहाँ पर सैन्य शासन इस बार तीसरी बार आया है, लेकिन म्यांमार हमेशा से अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में फॉरेन इंटरफेरेंस या विदेशी हस्तक्षेप का विरोधी रहा है। म्यांमार में हमेशा कहा गया है कि हमारे जो भी आंतरिक मुद्दे हैं वो हम अपने आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे, किसी बाहरी या ग्लोबल पावर को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह हम देखते हैं कि म्यांमार की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ पश्चिमी देश और कुछ एशियाई देश साथ साथ आए थे और कई सिस्टम बनाए गए थे, या हम कहें कई तंत्र बनाए गए थे, ताकि म्यांमार को धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर ले जाया जा सके और म्यांमार में क्या हो, स्थायित्व आए। लेकिन 2015 में जो म्यांमार की गवर्नमेंट थी, उसने जो भी ये तंत्र बनाए गए थे म्यांमार की आंतरिक समस्याओं के समाधान के लिए, इन सभी तंत्र को भंग कर दिया और बोला कि हम अपने मुद्दे खुद सुलझाने में या स्वयं सुलझाने में समर्थ हैं। तो म्यांमार का क्या मतलब है? म्यांमार कहता है कि हम आंतरिक हमारी जो भी समस्याएं हों वो हम खुद सुलझाने में सक्षम हैं, किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये सिर्फ म्यांमार का मुद्दा नहीं है या म्यांमार का ये पक्ष नहीं है, ये पक्ष दुनिया के लगभग सभी देशों का है। अब नेक्स्ट, ये तो हमने पूरा समझ लिया 4 पॉइंट्स में कि म्यांमार की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कि बहुसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक कौन है, समाज का वातावरण कैसा है, क्या समाज से बड़े तौर पर प्रतिरोध की संभावना है या सेना का विरोध करे जाने की संभावना है, तो ये सब हमने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे कि आखिर ये जो सैन्य तख्ता पलट हुआ है या मिलिट्री को हुआ है, इसमें वैश्विक प्रतिक्रिया क्या आई है या ग्लोबल रिस्पांस क्या आया है। तो अगर हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की बात करें तो अमेरिका ने इस सैन्य तख्ता पलट की या ऑस्ट्रेलिया ने इस सैन्य तख्ता पलट की कड़ी निंदा की है और म्यांमार पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात की है कि म्यांमार को हम आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर करेंगे या म्यांमार को हम दंड देंगे ताकि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर फिर से जाएं। वहीं जापान ने भी इसे सैन्य तख्ता पलट ही माना है और इसे अवैध करार दिया है। जापान ने कहा है कि किसी भी देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अवैध तरीके से हटाना किसी भी दृष्टि से जायज़ नहीं है। अब अगर हम दूसरे देशों की बात करें जैसे रशिया और चाइना, ठीक है ना, तो अगर हम रशिया और चाइना की बात करें तो इन दोनों ने कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया या कोई एक सटीक रिस्पांस नहीं दिया। रशिया और चाइना का भी लगभग टाल मटोल वाला माहौल है और उन्होंने कहा है कि म्यांमार को चाहिए कि म्यांमार क्या करे, कानूनी और संवैधानिक रूप से अपने विवादों का समाधान करे। यानी इन्होंने ना तो एनएलडी का सपोर्ट खुलकर किया है, ना यूएसडीपी का सपोर्ट किया है, ठीक है ना। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज़, ठीक है ना, ठीक, तो अगर हम आसियान देशों की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या आसियान देशों ने कहा है कि सहयोग और सामंजस्य के माध्यम से इस वर्तमान समस्या का समाधान किया जा सके। अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के सामने समस्या क्या है। अगर इन देशों की हमने जिनकी बात की है तो इन सब के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है
वो इंडिया के लिए हुई है इस सैन्य तख्ता पलट से। क्यों? क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, इनमें से बहुत सारे देश जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है, उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो इसका कुछ बोलने से बचे। क्यों? क्योंकि इनके लिए प्रतिक्रिया देना आवश्यक है, क्योंकि ना तो इनकी सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं। अब भारत के समस्या क्या है? पहली बात तो भारत स्वयं एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है या लोकतंत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत म्यांमार के सैन्य तख्ता पलट को उचित तो बिल्कुल नहीं ठहरा सकता है। दूसरी बात कि भारत के कुछ वहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, या हम कहें कि कूटनीतिक या रणनीतिक महत्व भी हैं। कहाँ पर? म्यांमार में भारत का बहुत सारा निवेश है, या हम कहें कि बहुत अच्छे सैन्य संबंध है म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के लिए इस सैन्य तख्ता पलट का भारत पूरी तरीके से विरोध भी नहीं कर सकता है, जो म्यांमार में अभी सैन्य तख्ता पलट हुआ है। इसलिए सबसे ज़्यादा डायलेमा या द्वंद्व किसके लिए है? भारत के लिए। क्यों? चूंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, इसलिए लोकतंत्र का वहाँ पर ह्रास हुआ है या लोकतंत्र को ठेस पहुँचाई गई है। तो भारत ने क्या की? चिंता व्यक्त कर दी है। लेकिन ये भारत को खुद नहीं पता है कि वहाँ पर फिर से स्थिति सामान्य होगी। इसलिए ये भी भारत को पता है कि जो भी वहाँ का सैन्य शासन है, उसके साथ भारत को अच्छे तालमेल बनाने पड़ेंगे और अच्छे संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। इसलिए भारत ने क्या किया? और अपने रणनीतिक महत्व को देखते हुए कोई ठोस स्टैंड लेने से भारत अभी बचने का प्रयास कर रहा है। और शायद अगर आईआर की भाषा में कहें तो यही प्रैग्मेटिक या व्यवहारिक तरीका है इस समस्या को टैकल करने के लिए। चलिए फिर आगे आते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत, जिसने अभी तक सैन्य तख्ता पलट की खुलकर निंदा नहीं की है, हाँ इतना जरूर बोला है कि जो लोकतांत्रिक सरकार का विघटन हुआ है या बर्खास्त की गई है, विघटन नहीं बोलेंगे, विघटन तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद होता है, या बर्खास्त हुई है, ये गलत है या सही है? भारत बोलने से क्यों बच रहा है? दरअसल भारत कोई भी कड़ा स्टैंड उठाने से म्यांमार के खिलाफ इसलिए बच रहा है क्योंकि भारत के लिए म्यांमार का बहुत अधिक महत्व है। और वो महत्व क्यों है तो वो हम समझते हैं। और ये कहना कि सिर्फ भारत का महत्व है उचित नहीं है, म्यांमार के लिए भी भारत का बहुत महत्व है। तो ये हम कहें कि दोनों देशों की जो संबंध हैं वो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले मिलिट्री रिलेशंस की बात कर लेते हैं। भारत और म्यांमार की सेना न केवल संयुक्त सैन्य अभ्यास करती है, बल्कि भारत बहुत सारे हथियार म्यांमार को देता है या बेचता है। जैसे हम कह लें आर्टिलरी गन। दूसरा अगर हम देखें, टारपीडो भी भारत देता है म्यांमार को, टारपीडो। तीसरी अगर हम बात करें, अभी न्यूज़ में था कि भारत ने म्यांमार को आईएनएस सिंधुवीर किसको दिया है? म्यांमार। और ये आईएनएस सिंधुवीर क्या है? ये एक पनडुब्बी है या सबमरीन है, म्यांमार को दिया है। और ये भारत ने गिफ्ट दिया है, यानी भारत ने इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया है म्यांमार से। और ये आईएनएस सिंधुवीर जो पनडुब्बी है, ये म्यांमार की नौसेना की एकमात्र और पहली पनडुब्बी है, ये भी याद रखना होगा। इसलिए सैन्य जो संबंध हैं वो कैसे हैं? सैन्य संबंध बहुत अच्छे हैं। दोनों देशों की सेनाएं न केवल आपसी सैन्य अभ्यास करती हैं, बल्कि भारत के द्वारा म्यांमार को ठीक ठाक संख्या में हथियारों का विक्रय किया जाता है। दूसरा अगर हम महत्व देखें, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर हैं? कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 अगर हम वैक्सीन की बात कर लें, जिसे हम कोविशील्ड वैक्सीन भी कहते हैं, तो भारत ने क्या किया है? लगभग 15 लाख जो दवा की खुराक थी या वैक्सीन की खुराक थी, वो दिया है म्यांमार को अभी वर्तमान में। और इसके पहले भी न केवल भारत इस महामारी से निपटने के लिए मेडिसिन दे चुका है म्यांमार को, टेस्टिंग किट भी दे चुका है, ताकि कोविड पॉजिटिव जितने लोग हों उनकी जांच कर उन्हें पहचाना जा सके। तीसरा, वैक्सीन भी पहुंचा चुका है। तो जो वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है कोविड-19 से निपटने के लिए, भारत ने म्यांमार की उसमें भी सहायता की और 15 लाख खुराक भेजी है।
इसी तरह दवा भी दे चुका है इसके पहले, टेस्टिंग किट भी दे चुका है, वैक्सीन भी भारत भेज रहा है। तो हम देखते हैं, और इसका एक प्रभाव ये भी हुआ है कि चाइना ने भी म्यांमार को कोविड की वैक्सीन भेजी है, लेकिन म्यांमार ने क्या किया है कि म्यांमार अभी फ़िलहाल भारत द्वारा भेजी गई जो वैक्सीन है उसका प्रयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बचा कर रख रहा है कि भविष्य में हो सकता काम आए। दूसरा, म्यांमार अभी शायद थोड़ा सा भारत को एज दे रहा है अपने संबंधों में चाइना के संदर्भ में। फिर आगे देखते हैं तीसरा महत्व क्या है। अब ये महत्व सबसे इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी या अवसंरचना और कनेक्टिविटी। दरअसल अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या चाहता है, भारत जो अपने उत्तर पूर्व के राज्य हैं, चाहे वो मेघालय हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, उनसे सिर्फ चिकन नेक के द्वारा जुड़ा हुआ। जैसे आप देखते हो कि ये भारत है, तो यहाँ पर बहुत छोटे से क्षेत्र के द्वारा भारत जुड़ा हुआ है। किससे? अपने दक्षिण पूर्व वाले राज्यों से। यहाँ पर आप देखते हो यहाँ से बहुत, जिसको चिकन नेक बोलते हैं, ठीक है ना। तो भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक ऐसा मार्ग निकाला जा सके जिससे हम कहाँ पहुँच सके, आराम से चिकन नेक के अलावा किसी एक ऐसा मार्ग खोजा जा सके जिससे हम अपने उत्तर पूर्व के राज्यों में आसानी से पहुंच बना सके। और इसीलिए भारत दक्षिण पूर्व एशिया या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ताकि वहां तक पहुंचा जा सके। दूसरी चीज़, म्यांमार की इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। क्यों? सबसे पहली अगर हम बात करें इस कनेक्टिविटी या इंफ्रा को बढ़ाने के लिए भारत क्या कर रहा है, तो भारत एक हाईवे, IMT हाईवे बोलते हैं उसे, भारत एक IMT, एक मिनट, भारत, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, IMT का मतलब भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग बना रहा है। यानी भारत से होते हुए, म्यांमार से होते हुए, थाईलैंड से एक क्या बना रहा है, हाईवे बना रहा है। क्यों? ताकि भारत की जो दक्षिण पूर्वी देश है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, उनसे कनेक्टिविटी बढ़े। इस कनेक्टिविटी का लाभ ये होगा कि भारत व्यापार में एक बहुत बड़ा एज ले सकेगा। न केवल भारत बल्कि इस कनेक्टिविटी का महत्व म्यांमार और थाईलैंड के लिए भी होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो भारत को किसी भी कड़े स्टैंड लेने से रोक रहा है, वो है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, यानी जिसे हम सामान्य शब्दों में कहते हैं कलादान परियोजना। अब ये कलादान परियोजना क्या है, इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें कलादान परियोजना क्या है, तो हम देखें कि अगर हम भारत को समझें, तो अगर हम भारत को समझने का प्रयास करें कि ये हो गया भारत, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा अच्छा बन जाता तो बेहतर होता। ये हम बनाते हैं भारत को, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये भारत हो गया। यहाँ पर हम देख लेते हैं म्यांमार है, और ये यहाँ पर मान लेते हैं कलकत्ता, और ये थोड़ा सा गलत बन गया है। तो भारत क्या कर रहा है, भारत अपने जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, चाहे वो नागालैंड हो या मणिपुर हो या मिज़ोरम हो, तो वहाँ तक पहुँचने का इंतज़ाम कर रहा है। और ये इंतज़ाम कैसे होगा, म्यांमार इधर है तो ये इस रूट से होगा जिसे हम कलादान परियोजना कहते हैं। तो ये रूट कैसा होगा, ज़रा फिर से देखते हैं इसमें थोड़ा सा। भारत के कलकत्ता से लेकर, मैं बोल रहा हूँ कि भारत के कलकत्ता से लेकर, यदि ये कलकत्ता है, कलकत्ता या कलकत्ता से लेकर ये एक जाएगा समुद्री मार्ग म्यांमार के सितवे तक। कहाँ तक? सितवे तक, म्यांमार के सितवे तक जाएगा। और म्यांमार के सितवे से क्या है, कलादान नदी है, ठीक है ना। म्यांमार के सितवे से कलादान नदी निकलती है, और उसके बाद ये कौन सा, वहाँ यहाँ से जल के द्वारा ये पहुँच बढ़ेगी। उसके बाद यहाँ पर म्यांमार में एक स्थान है पलेटवा, स्थान का क्या नाम है, पलेटवा, और ये क्या है, सितवे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कलकत्ता से ये जल मार्ग द्वारा सितवे पहुंचा जा सकता है, फिर कलादान नदी द्वारा, ये कलादान नदी है, कलादान नदी है,
इस सितवे से कलानाद नदी से होते हुए म्यांमार के पलेटवा तक पहुंचा जा सकता है, और पलेटवा के बाद कहाँ तक जाएंगे, पलेटवा के बाद फिर हाईवे के द्वारा मिजोरम तक या उत्तर पूर्वी राज्य तक पहुंचा जा सकता है। ये क्या है, हाईवे है। तो एक जो भारत को उत्तर पूर्वी राज्य तक जाने के लिए एक मार्ग मिलता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम चाहते हैं, चिकन नेक बोलते हैं, वहाँ से। दूसरा जो भारत कलादान प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट या कॉरिडोर जो भी है, उसके माध्यम से भारत क्या कर रहा है, बंगाल की खाड़ी होते हुए म्यांमार के सितवे तक पहुंचेगा, फिर म्यांमार की कलादान नदी से होते हुए जल मार्ग से पलेटवा तक पहुंचेगा, पलेटवा से हाईवे डेवलप करेगा भारत और म्यांमार मिलकर, और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य या मुख्य रूप से मिजोरम तक पहुंचेगा। तो भारत कोई भी कड़ा स्टैंड लेने से इसलिए बच रहा है क्योंकि भारत को लगता है कि यदि भारत ने कोई भी स्टैंड लिया तो जो वहाँ का सैन्य प्रशासन है या सैन्य हम कहें जो सेना है, उसका नकारात्मक प्रभाव इस प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है। और ये प्रोजेक्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये भारत की न केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में बल्कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ भी पहुँच बढ़ाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब सिक्योरिटी का मामला देख लेते हैं। चूंकि दो देशों की जब सीमाएं आपस में मिलती हैं तो उनके बीच एक जो बहुत बड़ा मामला होता है वो सुरक्षा का हो जाता है। क्यों? देखते हैं। दरअसल भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में चाहे वो नागालैंड हो, अरुणाचल हो या असम हो, तो बहुत सारे उग्रवादी समूह कार्य करते हैं। जैसे दो का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये एक उग्रवादी समूह है। दूसरा क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट और इसको फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों उग्रवादी समूह हैं। और ये करते क्या हैं? ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद फैलाकर या हिंसा फैलाकर जब भारत की सेना या भारत का पुलिस प्रशासन इन पे कार्यवाही करने का प्रयास करता है तो ये या NDFB या UNLF के सदस्य भाग कर कहाँ शरण लेते हैं? म्यांमार। और अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि म्यांमार की सेना ने इन्हीं जो ये गुट हैं इनसे संबंधित 22 लोगों को, जिन्होंने भारत के जो अपराधी थे, उनको भारत को सौंप दिया है। तो सुरक्षा के लिहाज से म्यांमार का भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, या हम कहें कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि म्यांमार में भी जो उग्रवादी समूह, मतलब मैं कहूँ कि एक्टिव रहते हैं, तो वो भागकर कहाँ शरण लेते हैं? वो भारत में शरण लेते हैं, तो उन्हें भारत म्यांमार को दे देता है। इसी तरह भारत के जो उग्रवादी समूह होते हैं वो म्यांमार में शरण लेते हैं और म्यांमार क्या करता है? उन्हें भारत को सौंप देता है। तो सुरक्षा के लिए दोनों की आत्मनिर्भरता बहुत अधिक है एक दूसरे पर, या अंतर्निर्भरता, आत्मनिर्भरता नहीं होगा, अंतर्निर्भरता बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम देखें रोहिंग्या, चूँकि आपको पता है, मैंने पीछे बताया कि 2020 के चुनाव के पहले जो वहाँ की सेना थी उसने आतंकवाद के नाम पर बहुत ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमानों पर क्या किया? हिंसा की, जिससे बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। और इसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन की कई समितियाँ वहाँ पर गई जांच करने, उन्होंने खुद घोषित किया कि म्यांमार में रोहिंग्या के ऊपर नरसंहार हुआ है या रोहिंग्या का नरसंहार हुआ है। तो रोहिंग्या बहुत ज़्यादा लोग, 7 लाख से अधिक लोग उस नरसंहार के डर से या तो भारत या मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में शरण ले रखी है उन्होंने। तो वैसे ही भारत या बांग्लादेश में जनसंख्या का बहुत ज़्यादा घनत्व है या दबाव बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों देश, या मैं कहूँ मुख्य रूप से भारत, क्या कर रहा है? भारत चाहता है कि जो रोहिंग्या भारत में या बांग्लादेश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं उन्हें फिर से भेजा जा सके। कहाँ पर? म्यांमार में भेजा जा सके। और इसके लिए क्या कर रहा है भारत जहाँ पर रोहिंग्या रहते थे उस प्रांत का नाम था रखाइन, ठीक है ना? तो भारत क्या कर रहा है? रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम, रखाइन राज्य विकास परियोजना या प्रोग्राम के जो फेज़ 3 चल रहा है उसमें क्या कर रहा है? इकोनॉमिक हेल्प दे रहा है या आर्थिक मदद दे रहा है। क्यों? ताकि
इस प्रांत का या रखाइन प्रांत जो उसका विकास हो सके और जो रोहिंग्या भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं उनको फिर से वापस किया जा सके। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, चूँकि भारत विश्व में इस समय महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर रहा है, सबसे बड़े बाजार के रूप में उभर रहा है, तो इसलिए भारत के लिए अगर महाशक्ति का जो स्टेटस धीरे धीरे मिलने लगा उसको बनाए रखना है तो उन्हें कुछ निवेश भी करना पड़ेगा। इसीलिए भारत का म्यांमार में 1.2 बिलियन डॉलर के लगभग निवेश है। तो भारत इसीलिए कोई बड़ी या गलत प्रतिक्रिया देने से बच रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा निवेश है कहाँ पर? म्यांमार में। इसी तरह हम देखते हैं कि भारत का 120 मिलियन डॉलर के करीब वहाँ पर गैस एंड एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है। गैस एंड एनर्जी, भारत ने म्यांमार में गैस, कौन सी म्यांमार में निकलती? स्वे गैस, स्वे गैस एंड एनर्जी। आजकल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्वे गैस की बहुत ज़्यादा बात हो रही है और स्वे गैस कहाँ से मिलती है? बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल से मिलती है। इसलिए भारत ने म्यांमार में, चूँकि बंगाल की खाड़ी म्यांमार में भी पड़ती है, इसलिए क्या होगा कि भारत स्वे गैस और एनर्जी के दोहन के लिए या उसे निकालने के लिए बहुत बड़ा निवेश कर चुका है, 120 मिलियन डॉलर का। तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत ने निवेश किया है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे लास्ट जो पॉइंट हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब इसको कहते हैं हिंदी में पूर्व की ओर देखो की नीति और पूर्व एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्व की ओर काम करो की नीति। तो ये दोनों नीति जो हैं वो भी यही कहती हैं भारत के कि पूर्व या दक्षिण पूर्व के जो भी देश हैं उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ बेहतर ढंग से तालमेल बैठाया जा सके और आर्थिक एकीकरण स्थापित हो या आर्थिक रूप से सारे देश लाभ कमा सके। तो जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी है, पूर्व की ओर देखो की नीति, इसे 1991 में भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी ने शुरू किया था या चलाया था। नरसिम्हा राव जी ने चलाया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या आर्थिक एकीकरण का था। क्या था? आर्थिक एकीकरण का था। ठीक है ना? वहीं पर अगर हम देखें, इसका भी मुख्य उद्देश्य वही था कि जो पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित किए जा सकें। इसी तरह अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो ये हम देखते हैं कि 2014 में ये आई और ये जो पॉलिसी थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये लुक ईस्ट पॉलिसी का ही अगला चरण था। और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसने पीएम मोदी या नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य न केवल ये था कि आर्थिक एकीकरण हो पूर्व और दक्षिण पूर्व देशों के साथ, बल्कि आर्थिक के साथ साथ कैसा हो? सुरक्षा के क्षेत्र में भी, आर्थिक प्लस सुरक्षा, सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी क्या हो? एकीकरण हो। ठीक है ना? तो ये पूरा मुद्दा रहा। और अब हम एक कंक्लूजन पर आएंगे कि आखिर भारत को क्या पक्ष रखना चाहिए या भारत का पक्ष क्या होना चाहिए। एकदम अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। तो अगर हम एक कंक्लूजन स्वयं बनाना चाहें कि भारत या निष्कर्ष बनाना चाहें, कॉन्क्लूजन या निष्कर्ष जिसे हम कहें, वो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि चूंकि भारत में लोकतंत्र है, इसलिए भारत को अगर आप लोकतंत्र का वहाँ पर हनन हुआ है, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हुआ है, तो भारत का दायित्व तो बन जाता है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते कि भारत उसकी आलोचना करे। तो आलोचना जरूरी है, यही प्रैग्मेटिक वे है शायद, या व्यवहारिक बात है कि आलोचना होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आलोचना की कुछ सीमाएं होनी चाहिए। मतलब आलोचना एक हद तक होनी चाहिए, उस हद को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि म्यांमार में 1962 से लेकर 2011, 1962 टू 2011 तक क्या रहा है? सैन्य सरकार या मिलिट्री रूल रहा है। और म्यांमार ने बहुत अधिक समय तक कभी भी लोकतांत्रिक शासन का मुंह नहीं देखा है। तो भविष्य में भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि लोकतंत्र आए। और अगर आप ज़्यादा आलोचना करोगे तो क्या होगा? वहाँ का जो सैन्य शासन है वो क्या होगा? वो नाराज़ होगा। क्यों?
क्योंकि वो कहेगा हमारे आप आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो। तो भारत को क्या करना है कि लोकतंत्र के हनन की आलोचना भी उचित रूप से करनी होगी, लेकिन साथ साथ इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं होनी चाहिए, जो भी वहाँ के सैन्य प्रमुख हैं या सैन्य शासन है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भारत को फ्यूचर में इन्हीं के साथ क्या बनाना पड़े, रिलेशन बनाना पड़े। क्यों? क्योंकि म्यांमार की ये परंपरा रही है कि जब 1948 में अंग्रेज़ों ने आज़ाद किया म्यांमार को, तो उसके बाद भी म्यांमार ने क्या किया, सैन्य शासन वहाँ पर रहा। तो उम्मीद नहीं है कि लोकतंत्र की बहुत अच्छी स्थापना हो सकेगी। तो क्या होगा, जो सैन्य शासन है उससे भी संबंध नॉर्मल रखने होंगे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि दोनों देशों की आत्मनिर्भरता या अंतर्निर्भरता बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर है। तो ये पूरा टॉपिक रहा, एक कंक्लूज़न हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। पीछे देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देख लीजिए, हमने कॉन्टेक्स्ट देख लिया, हिस्ट्री ऑफ म्यांमार देख लिया, म्यांमार इंटरनल पॉलिटिक्स समझ ली, ग्लोबल रिस्पांस देख लिया, म्यांमार से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देख लिया, कंक्लूजन देख लिया। तो ये पूरा हमने जो भी म्यांमार में मिलिट्री को हुआ है या सैन्य तख्ता पलट हुआ है, इसको समझ लिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।